गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौरभ साई। तो आज हम लोग का टॉपिक है लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के बारे में पिछले क्लास में हमने बताया था, तो उसी के आगे देखते हैं क्या है। लोकतंत्र दो शब्द से मिलकर बना था, डेमोस और क्रेसिया। डेमोस का अर्थ होता है शासन, अर्थात डेमोक्रेसिया का अर्थ होता है शासन, अर्थात डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ है जनता का शासन। ठीक है, तो अब आ जाते हैं लोकतंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। पिछले क्लास में हमने बताया था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो जनता का सीधे शासन होता है, स्वयं शासन करता है। इसका उदाहरण भी हमने दिया था, स्विट्जरलैंड के एक नगर है सवाओ कैंटिनो, वहाँ जनता का सीधे शासन होता है, क्योंकि वहाँ बहुत ही अत्यंत कम जनसंख्या रहने के कारण ही ऐसा होता है। और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो जनता के द्वारा निर्वाचित होकर चुने जाते हैं, उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, तो अब आते हैं आगे। ठीक है, तो हमने बताया कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, जनता का सीधे शासन, अर्थात जनता स्वयं शासन करे। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, जनता द्वारा निर्वाचित या चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन। ठीक है, उसका एग्जाम्पल भी हमने उदाहरण भी बताया कि इसका एकमात्र उदाहरण है स्विट्जरलैंड के कैंटिनो के नगर सभाओं में देखने को मिलता है, जहाँ की आबादी अत्यंत बहुत कम है। ठीक है, अब आते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जनता द्वारा निर्वाचित या चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन या प्रतिनिधित्व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। वर्तमान में लोकतंत्र यही स्वयं, जैसे पंचायती राज, नगर पालिका, ये अभी लोकसभा, राज्यसभा, ये सब चुनाव होते हैं और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आते हैं। ठीक है, अब आते हैं सरकार। सरकार के बारे में हम लोग जान रहे थे, संविधान का है, कहेंगे सरकार है। ठीक है, लोकतांत्रिक विश्व में सरकार के दो रूप, जितने भी आज जो लोकतांत्रिक देश हैं विश्व भर में, उसका दो रूप होता है। पहला क्या होता है, जहाँ लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वहाँ की बात मैं कर रहा हूँ। तो लोकतांत्रिक विश्व में सरकार का दो रूप होता है जहाँ लोकतंत्र पाया जाता है। ठीक है, पहला क्या है, संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा क्या है, अध्याक्षात्मक या राष्ट्रपति प्रणाली। उसी को इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली को पार्लियामेंट्री सिस्टम, और अध्याक्षात्मक या राष्ट्रपति प्रणाली को प्रेसिडेंशियल सिस्टम लिखते हैं। ठीक है, ये संसदीय शासन प्रणाली और अध्याक्षात्मक राष्ट्रपति प्रणाली या राष्ट्रपति प्रणाली क्या है, वो आगे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली सरकार का वह प्रणाली जिसमें कार्यपालिका, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, सरकार की वह प्रणाली जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है। समझे, सरकार का वह प्रणाली जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है। ठीक ना, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है कि कार्यपालिका का जन्म विधायिका से होता है। कार्यपालिका का जन्म विधायिका से, हमने भी पहले पिछले क्लास में भी बताया था कि सदन का
सरकार अगर गवर्नमेंट बनाना है तो हम लोग 3 भाग में बांटे थे उसको। पहला कार्यपालिका, विधायिका, फिर न्यायपालिका। तो कार्यपालिका का काम क्या है कि कानून को पालन करना, और विधायिका का काम क्या है, विधायिका का काम है कानून को पारित करना या कानून को बनाना, विधान को बनाना, विधि को बनाना। हम लोग पिछले भी वीडियो में देखे थे कि कार्यपालिका विधायिका का पूर्ण रूप से हम लोग इसके बारे में चर्चा किए थे। तो वही यहाँ बोल रहा है कि सरकार का वह प्रणाली जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है। कार्यपालिका का जन्म विधायिका से ही होता है। कहाँ से होता है? कार्यपालिका का जन्म विधायिका से ही होता है। कार्यपालिका के ऊपर विधायिका का नियंत्रण होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ बात है, यहाँ पे देखिएगा कि लेकिन राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष नाम मात्र का होता है। यहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका को जो विवरण दिया गया है, विधायिका का आगे भी चर्चा करेंगे। विधायिका का 2 सदन होता है, जहाँ जो विधायिका कानून बनता है वो मेनली रूप से 2 सदन होता है। पहला सदन है लोअर हाउस, दूसरा सदन है अपर सदन। पहला सदन मान लीजिए नंबरिंग वाइज अगर गड़बड़ा भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना याद रखनी है, उतना केयर नहीं करना है। जैसे कि पहला सदन निम्न सदन, दूसरा सदन उच्च सदन, पहला सदन इंग्लिश में उसको बोल सकते हैं लोअर हाउस, दूसरा अपर हाउस। लोअर हाउस को ही हम लोग ब्रिटेन में 2 नाम से वहाँ ब्रिटेन जो संसदीय शासन प्रणाली है ब्रिटेन में, और भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली वहाँ से ही अपनाया गया है ब्रिटेन को, क्योंकि हम लोग अंग्रेज़ों ब्रिटेनों के गुलाम रहने के कारण वहाँ का धीरे धीरे जब हम लोग संविधान का जब संविधान जो हम लोग लिखने का कोशिश हमारे पूर्वजों ने किया, संविधान विशेषज्ञों ने किया है, तो वहाँ का अप्रूफ हम लोग अपनाया ब्रिटेन का। वहाँ भी संसदीय शासन प्रणाली होता है, यहाँ फिर भी भारत में ही संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। तो वही हम कह रहे हैं कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होता है। कार्यपालिका का जन्म विधायिका से होता है। कार्यपालिका के ऊपर विधायिका का नियंत्रण होता है, लेकिन राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष नाम मात्र का होता है। जैसे ब्रिटेन का राजा नाम मात्र का होता है, वैसा ही भारत का राष्ट्रपति ही नाम मात्र का होता है। यहाँ पे कार्यपालिका में आपको 2 सदन आ जाते हैं, लोकसभा और विधायिका का 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा, और राज्य में भी इसका आता है, लेकिन राज्य की चर्चा आगे करेंगे। तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा का जो हमारे सदन में जो लोकसभा का नेता होता है, मंत्रिमंडल, उसको ही प्रधानमंत्री कहते हैं, जो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। वहाँ जब संसद में कानून पारित होता है तो उसका कार्यपालिका पालन करता है। तो वही कह रहा है कार्यपालिका के ऊपर विधायिका का नियंत्रण होता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति यहाँ राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष नाम मात्र का प्रमुख होता है, उसे संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के अंतर संबंध होता है, यानी इंटर कोरिलेशन होता है, कह सकते हैं हम इसको, कि दोनों का समन्वय होता है, संबंध होता है एक दूसरे से, कार्यपालिका को और विधायिका के प्रति, ठीक है। तो आगे इसका चर्चा करेंगे हम लोग। तो हम लोग देखें आगे क्या लिखा हुआ है। इस प्रणाली का जन्म ब्रिटेन में हुआ है और ब्रिटेन से भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। जैसे हमने पिछले पृष्ठ पर बताया कि संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से अपनाया गया भारत में। वहाँ इस प्रणाली का जन्म ब्रिटेन में हुआ, संसदीय शासन प्रणाली का। वहाँ 2 हाउस है संसदीय शासन प्रणाली में, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, एक हाउस ऑफ कॉमन है, 2 हाउस है वहाँ, ठीक है। इस प्रणाली का जन्म ब्रिटेन में हुआ और ब्रिटेन से भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया है। तो ये था संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली कहाँ से अपनाया गया है, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से अपनाया गया है। ऑप्शन दे देगा आपको अमेरिका
ऑप्शन दे देगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन दे देगा ब्रिटेन, ऑप्शन दे देगा आयरलैंड। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ऑप्शन ब्रिटेन पे टिक करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दो लोकतांत्रिक विश्व में जो हम लोग डिवाइड किए थे लोकतंत्र को दो भागों में, पहला संसदीय शासन प्रणाली और दूसरा अध्यादेशात्मक राष्ट्र या राष्ट्रपति प्रणाली या प्रेसिडेंशियली सिस्टम कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो अब दूसरा आते हैं अध्यादेशात्मक या राष्ट्रपति। सरकार की वह प्रणाली जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। यहाँ पे गौर कीजिएगा क्या लिखा हुआ है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। कार्यपालिका का जन्म विधायिका से नहीं होता है। कार्यपालिका के ऊपर विधायिका का नियंत्रण नहीं रहता है। मतलब यहाँ कहने का मतलब कि सब अपना सेपरेशन यानी कि अलग अलग सबका कार्य होता है। इसका उदाहरण के सहित हम बताने हैं कि अध्यादेशात्मक प्रणाली आगे ही बताएंगे कि कहाँ है अपनाया गया है, कहाँ से ये लिया गया है अध्यादेशात्मक, कहाँ इसका लागू होता है वो भी बताएंगे। तो अब पहले पढ़ लेते हैं इसको, देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि सरकार की वह प्रणाली जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। कार्यपालिका का जन्म विधायिका से नहीं होता है। कार्यपालिका के ऊपर विधायिका का नियंत्रण नहीं रहता है, लेकिन राष्ट्रपति में वास्तविक शासन की शक्ति निहित होती है। यहाँ पे ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, लेकिन राष्ट्रपति में वास्तविक शासन की शक्ति निहित होती है। संसदीय शासन प्रणाली में क्या था कि राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष नाम मात्र का होता है, वहाँ सिर्फ उसका नाम होता है कि वो एक राष्ट्राध्यक्ष होगा, लेकिन अध्यादेशात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक शासन की शक्ति राष्ट्रपति में होती है। ठीक है, उसे अध्यादेशात्मक या राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के बीच कोई भी संबंध नहीं होता है, अर्थात ये दोनों शक्तियों के पृथक्करण या कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। मतलब दोनों को शक्तियों का अलग अलग होता है, कार्यपालिका का अलग, विधायिका का अलग। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के बीच कोई संबंध नहीं होता है, अर्थात ये दोनों शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, इस प्रणाली का जन्म अमेरिका में हुआ है और अमेरिका सर्वश्रेष्ठ इसका उदाहरण है। अमेरिका में कैसा लोकतांत्रिक है, तो अमेरिका ये है जो अध्यादेशात्मक यानी राष्ट्रपति वहाँ सबसे प्रमुख होता है, वहाँ का शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वहाँ अभी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति वहाँ का डोनाल्ड ट्रंप बने हुए हैं, जो जितना भी उनका ही ऑर्डर कानून जो लागू होता होगा सब अध्यात्मक राष्ट्रपति के देखरेख में वहाँ कार्य होता है। ऐसा नहीं कि कार्यपालिका विधायिका वहाँ नहीं है, लेकिन वहाँ का जो कार्यपालिका विधायिका दोनों को अलग अलग मतलब कि कानून है, सबके पास अपना पावर होता है। जैसे हम लोग पहले देखे थे कि कार्यपालिका विधायिका दोनों को हम लोग का समन्वय था संसदीय शासन प्रणाली में, लेकिन अध्यादेशात्मक या राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के बीच कोई संबंध नहीं होता है, यहाँ दूर दूर तक वास्ता नहीं है। ठीक है, ये दोनों शक्तियों का पृथक्करण होता है, यानी विधायिका का शक्ति अलग और कार्यपालिका का शक्ति अलग। लेकिन यहाँ जो होता है अमेरिका जहाँ जहाँ अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली है वहाँ राष्ट्रपति प्रणाली के मतलब कहने का मतलब राष्ट्रपति की शासन शक्ति निहित होती है। वास्तविक में यहाँ शासन राष्ट्रपति ही करता है, चलाता है। ठीक है, इसका उदाहरण आप देखें कि इसका जन्म ब्रिटेन में। तो क्वेश्चन पूछता है कि अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया, तो ये अमेरिका से लिया गया, अमेरिका से लिया गया अध्यादेशात्मक। क्वेश्चन तो यहाँ भारत में नहीं पूछता कि अध्यादेशात्मक, लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है कि अध्यादेशात्मक प्रणाली कहाँ लागू है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, तो ये क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका को दो सदनों में विभाजित, पहले भी बता दिया था कि हम लोग संसदीय शासन प्रणाली जब पढ़ रहे थे तो संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका बोले ना कि विधायिका जो कानून बनाती है वहाँ दो सदनों में विभाजित होती है। पहला निम्न सदन, दूसरा उच्च सदन। निम्न सदन को ही लोअर हाउस इंग्लिश में कहते हैं, उच्च सदन को अपर हाउस। निम्न सदन को आमतौर पर भाषा में लोकसभा कहते हैं और उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा में
आगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आगे चर्चा करेंगे। जब आगे उसका टॉपिक आएगा तो चर्चा करेंगे, हम लोग देखेंगे कि क्या है लोकसभा, कैसा राज्यसभा देखेंगे, ठीक है। तो आगे की चर्चा करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे, संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका को 2 सदनों में विभाजित होती है। पहला निम्न सदन, दूसरा उच्च सदन। निम्न सदन जो आम जनता जो निर्वाचित करके भेजती है, वहाँ बहुमत दल के नेता को मंत्री परिषद का नेता चुना जाता है, वही प्रधानमंत्री हो जाता है। उस सदन में जितने भी जाते हैं, जो गणमान्य लोग ही जाते हैं, बुद्धिजीवी लोग वहाँ निर्वाचित होकर जाते हैं उच्च सदन में, जिसको कहते हैं राज्यसभा में कहते हैं, ठीक है। तो आगे क्या है वो देखते हैं। अब आगे आते हैं, क्या है संघात्मक शासन प्रणाली, जिसको इंग्लिश में फेडरल सिस्टम कहते हैं। आपको ये पाई चार्ट दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो इस पाई चार्ट में क्या दर्शाया गया है वो आपको हम बताते हैं। उस पाई चार्ट के हिसाब से संघात्मक शासन प्रणाली को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद होगा कि आप लोग समझिएगा। नहीं समझिएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या समझ में नहीं आया। ऐसे हम लोग अभी पॉलिटी का वीडियो डाल रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो बायोलॉजी, फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री जितना है सभी, भूगोल, इतिहास वो भी डलाएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या समझ में आ रहा है, कि क्या इसको और सही तरीक़ा से बताना चाहिए तो और भी सही तरीक़ा से हम लोग बताएंगे। शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो शॉर्ट ट्रिक, अगर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे अभी मद्य निषेध का आने वाला है, अभी बिहार पुलिस 22,700 कुछ वैकेंसियाँ हैं, अभी फॉरेस्टर का आने वाला है, फॉरेस्ट ऑफिसर का आने वाला है, रेंजर ऑफिसर जिसको कह सकते हैं, उसको बहुत सारे अभी वैकेंसी आने वाली है। तो उसको विगत दिनों के लिए अभी ये तो आपको पूर्ण फाउंडेशन की तरह पढ़ाया जा रहा है अभी। उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो कमेंट में बॉक्स में लिखिएगा क्या नहीं समझ में आता, उसको हम मैसेज करके फिर हम बताएंगे आपको। तो आगे चलते हैं। लिखा हुआ है संघात्मक शासन प्रणाली, फेडरल सिस्टम। तो ये पाई चार्ट देख रहे हैं। पाई चार्ट में आप देख रहे होंगे कि मिडिल में, सेंटर में केंद्र या संघ सरकार लिखा हुआ है। केंद्र को ही हम लोग संघ सरकार कहते हैं दूसरा नाम से, ठीक है। और ये यहाँ पे जो सर्कल के पास जो बगल में है, सर केंद्र से हट करके जो पॉइंट, लास्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ सर्कल के लाइन पे, वहाँ राज्य लिखा हुआ है। मिडिल में केंद्र और साइड में राज्य लिखा हुआ है। तो ये दोनों का आपसी शक्तियों का विभाजन है। दोनों का अलग अलग शक्तियां हैं और दोनों अलग अलग शक्तियों का मिश्रण से ही हम लोग संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाते हैं। राज्य का शासन शक्ति अलग है, केंद्र का शासन शक्ति अलग है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। तो संघीय या संघात्मक व्यवस्था कह सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था जहां दोहरे स्तर, पहला राज्य, पहला केंद्र, दूसरा राज्य, दोहरे स्तर का मतलब है ऐसी व्यवस्था जहां दोहरे स्तर पर सरकार हो, पहला केंद्र सरकार हो, दूसरा राज्य सरकार हो, और दोनों सरकारों के बीच केंद्र सरकार या राज्य सरकार, दोनों सरकारों के बीच संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन किया गया। स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन, राज्य सरकार के पास अपना शक्ति, केंद्र के पास अपना शक्ति। ये तो वही लिख दिया यहाँ कि दोनों सरकारों के बीच संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन किया गया हो, उसे संघीय व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। तो भारत में संघीय शासन की व्यवस्था है जो कनाडा के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से, अमेरिका से, फ्रांस से या कनाडा से। ये क्वेश्चन पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो भारत में संघीय शासन की व्यवस्था है जो कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके तहत केंद्र और राज्यों का स्तर पर दोहरी सरकार है। इसी के संघात्मक शासन प्रणाली के ही आधार पर केंद्र और राज्य
सरकारों में दोहरी स्तर पर सरकार है। इन दोनों ही सरकारों के बीच भारतीय संविधान द्वारा 3 अनुसूचियों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया है। 3 अनुसूचियों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, तो हम लोग अब वो 3 अनुसूची क्या है वो आपको उसके बारे में बताएंगे आपको। पहला संघ सूची, जिसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। राज्य सूची, उसी को स्टेट लिस्ट बोलते हैं। और तीसरा है समवर्ती सूची, जो कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों सूचियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आपको जानकारी देंगे कि क्या होता है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आपको देखते हैं क्या है आगे। अब आइए आगे क्या संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में जानते हैं। संघ सूची, संघ सूची, इसमें संघ विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र के अधीन होता है। संघ सूची में इसमें संघ विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र के अधीन होता है। उसी तरह से राज्य सूची, सूची के बारे में आगे हम लोग भी पढ़ेंगे, निम्न प्रकार से पढ़ेंगे कि क्या होता है, नहीं होता है, कहाँ पे संघ सूची का लागू होगा, कहाँ पे राज्य सूची का लागू होगा, कहाँ पे समवर्ती सूची। तो ये आगे भी हम लोग पढ़ाई करेंगे। अभी विस्तार रूप से थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि संघ सूची, राज्य सूची क्या है। संघ सूची, इसमें संघ विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र के अधीन होता है। उसी तरह से राज्य सूची, राज्य सूची की विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्यों की प्राप्ति होती है। अब आगे है तीसरा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इसमें समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों को प्राप्त है। समवर्ती सूची पर विषयों पर इसमें समवर्ती सूची के विषयों पर कानून की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों को प्राप्त है, कानून बनाने की शक्ति। यदि केंद्र और राज्य समवर्ती सूची के किसी विषय पर एक साथ कानून बनाए तो वैसी परिस्थितियां में केंद्र का कानून राज्यों के कानून के ऊपर लागू होगा। कहने का मतलब है कि दोनों, केंद्र भी बना रहा है और राज्य भी बना रहा है। यदि वैसी समवर्ती सूची जो कानून समवर्ती सूची में आते हैं तो उसमें दोनों यानी केंद्र और राज्य दोनों ही समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर एक साथ, मतलब कि दोनों एक ही बार कानून बनाता है, तो वैसी परिस्थिति में केंद्र का कानून राज्यों के कानून के ऊपर लागू होगा। ठीक ना। कहने का मतलब है कि समवर्ती सूची का विषय है जो केंद्र भी बना रहा है और राज्य भी बना रहा है। ठीक है, तो दोनों एक बार बना रहा है, तो दोनों एक बार बनाएगा कानून, तो उस विषय पर किसका हकदार होगा, तो वो केंद्र का माना जाएगा। केंद्र का कानून राज्यों के कानून के ऊपर लागू होगा। और अवशिष्ट शक्तियां जो बच गई है केंद्र के अधीन, कुछ परिस्थितियों में राज्यों की शक्ति पर केंद्र का अधिकार हो जाता है। जो कुछ अवशिष्ट शक्तियां जो बचता है वो किसके अधीन हो जाता है, तो केंद्र के अधीन हो जाता है। इसीलिए कुछ संविधान विशेषज्ञ भारतीय संविधान के संबंध में अपनी राय इस प्रकार प्रकट करते हैं जो नीचे दिया गया है। तो कुछ संविधान विशेषज्ञ जैसे प्रोफेसर पायली के अनुसार भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक तथा उसकी आत्मा कैसी है, तो एकात्मक है। एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा संविधान विशेषज्ञ के अनुसार भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक तथा उसकी आत्मा एकात्मक है, तो प्रोफेसर पायली के अनुसार। या भी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किसने कहा था कि भारतीय संविधान है जो संघात्मक तथा उसकी आत्मा एकात्मक है, तो ये प्रोफेसर पायली के अनुसार कहा गया था। दूसरा आ जाते हैं केसी वीवर के अनुसार भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कैसी है, तो अर्ध संघात्मक है, क्वासी फेडरल है। केसी वीवर के अनुसार भारतीय संविधान कैसा है, तो अर्ध संघात्मक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है
कि कैसे अर्ध संघात्मक किसने भारतीय संविधान को कहा है, तो केसी व्हीवर ने कहा है, केसी व्हीवर ने कहा है। आगे आते हैं डीडी बसु के अनुसार। डीडी बसु क्या कहे थे कि भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों संविधानों के लक्षण एक साथ मौजूद हैं। यानी कहने का मतलब भारतीय संविधान जो है वो संघात्मक भी है एवं एकात्मक दोनों संविधानों के लक्षण एक साथ मौजूद हैं। दोनों में मतलब कि एक ही लक्षण, जैसे संघात्मक है वैसा ही एकात्मक भी है। आइवर जेनिंग के अनुसार भारतीय संविधान कैसा है, तो आइवर जेनिंग के अनुसार भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था में केंद्रीयकरण है, यानी सेंट्रलाइजेशन की प्रवृत्ति है। जो संघ संविधान है वो कैसी है, भारत का जो संविधान है कैसा है, तो भारत का संविधान किसी भी आइवर जेनिंग के अनुसार वो मतलब कि केंद्र में ज़्यादा शक्तिशाली है। उनके अनुसार ये कहना है कि यह भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति है। उसी तरह से ऑस्टिन के अनुसार क्या कहा गया है, तो ऑस्टिन के अनुसार कहा गया है कि भारतीय संविधान सहकारी यानी मिलजुल कर संघवाद का नमूना है, यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। कैसा है, तो कोऑपरेटिव है, दोनों का ही मतलब कि तोल मोल करके दोनों का संघ बनाया गया है, एकात्मक और संघात्मक। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो हमने देखा तीनों सूचियों के बारे में पढ़ा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में पढ़ा, और उसके विस्तार से हम लोग आगे की चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो संविधान हम लोग पढ़ते हैं भारत का, वो कैसे उसका उपज हुआ, कैसे बना, नहीं बना, क्या बना, उसके बारे में हम लोग अब थोड़ा सा एक नज़र देखते हैं कि कैसे हुआ है। भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया, यहाँ पे आपको हेडलाइन में लिखा भी गया होगा, भारत में संवैधानिक विकास। तो भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया मतलब किस तरह से हुआ है संवैधानिक विकास भारत में, उसके बारे में बताया गया है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो भारत देश था वो ब्रिटेन का गुलाम था। उसको हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान संवैधानिक विकास की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, प्रारंभ हुई। इसी दौरान ब्रिटिश संसद ने समय समय पर जो अधिनियम या एक्ट पारित किए, उसी अधिनियम के बदौलत संवैधानिक विकास की प्रक्रिया हुई। तो यहाँ पे हम समझाना चाहते हैं, ये थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री में भी आ सकता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम लोग आगे जब पढ़ाई करेंगे इतिहास, उसके बारे में बताएंगे। ये नहीं तो ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो हम लोग थोड़ा शॉर्ट नोट्स में आगे बताए हैं, लिखा हुआ भी है, आगे आपको बताएंगे। तो हम लोग थोड़ा यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री कम लेकर के चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान प्रारंभ हुई। इस दौरान ब्रिटिश संसद ने समय समय पर जो अधिनियम या एक्ट पारित किए हैं, उसी अधिनियम के बदौलत संवैधानिक का विकास की प्रक्रिया हुई है, संवैधानिक विकास की प्रक्रिया हुई है या प्रारंभ हुई। ठीक है, कहने का मतलब है कि ब्रिटिश जब हम लोग शासन कर रहे थे तो कंपनी हम पे राज कर रहा था, तो उस काल जो वहाँ की महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी, वो समय समय पर कानून बनाई, तो उस कानून को पालन जब भारत में कंपनी हमारे पर राज कर रहा था, तो उसी कंपनी को नियंत्रण में लाने के लिए कुछ नियम एवं कानून बनाए। उसी से हम लोग के भारत में संवैधानिक विकास की एक प्रक्रिया स्टार्ट हुई। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट से लिखा हो गया, पॉइंट दे करके, भारत में अंग्रेजों का आगमन एक व्यापारिक संस्था के रूप में हुआ था। जब भारत में जब ब्रिटिश आया था, तो एक कंपनी, जैसे कोई कंपनी है जियो, तो अभी मुकेश अंबानी जब इनका फाउंडर है, तो वो अभी जितना भी भारत में अभी चला रहे हैं, तो वो कंपनी के हिसाब से चला रहे हैं, कंपनी है उनका अपना।
तो वो पूरे स्टेट्स में है। उसी टाइप से भारत में अंग्रेजों का आगमन एक व्यापारिक संस्था के रूप में हुआ। वर्ष 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के निजी कंपनी, जिसको प्राइवेट कंपनी है के बारे में प्राइवेट कंपनी के रूप में अंग्रेज आए। जब वहाँ से 1600 ईस्वी वर्ष में जब भारत में अंग्रेज आए तो एक प्राइवेट कंपनी के रूप में आए थे। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, भारत में अंग्रेजों का आगमन एक व्यापारिक संस्था के रूप में हुआ। वर्ष 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी निजी कंपनी यानी एक प्राइवेट कंपनी के रूप में अंग्रेज आए। ठीक है, ब्रिटेन के तत्कालीन महारानी जिसको हम ब्रिटिश क्राउन भी लिख सकते हैं, एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटेन की पहली तत्कालीन जो जब 1600 ईस्वी में भारत आया था, कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हो गई थी, तब भारत आया 1600 ईस्वी में। तो वहाँ का जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। क्वेश्चन ही पूछता है कि ब्रिटेन की जब कंपनी की स्टार्ट हुई तो उसका वहाँ ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो एलिजाबेथ प्रथम थी। एलिजाबेथ प्रथम ने शाही चार्टर के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत समेत पूर्वी देशों, जितना कि भारत के साइड पूरा में देश था, उसको साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया और इसी के तहत भारत में भी व्यापार करना प्रारंभ किया। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भारत में अंग्रेजों का आगमन एक व्यापारिक संस्था के रूप में हुआ। वर्ष 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी निजी कंपनी, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी कंपनी थी, निजी कंपनी थी, उसके रूप में अंग्रेजों आए और ब्रिटेन के तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने शाही चार्टर के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पूर्वी देशों के साथ भारत के साथ साथ और भी जितना भी पूरब में देश हैं उसके साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया और इसी के तहत भारत में भी व्यापार करना प्रारंभ किया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या है, आगे की पॉइंट में देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EIC लिख दिए हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। तब यहाँ का जो मुगल शासन था वो मुगल शासन के यहाँ का शासन कौन थे, मुगल शासन। जब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी जब आया था तो यहाँ शासन किसने किया था, इसके शासन का मतलब शासन किसका था भारत में, तो मुगल काल का था शासन, मुगल शासन था यहाँ पे। तो मुगलों शासकों से उन्होंने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। जब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ तब यहाँ मुगल शासन था और मुगलों शासकों से ही उन्होंने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलने के बाद विधिवत रूप से यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमानित दे दिया गया मुगल शासकों के द्वारा, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने विधिवत रूप से कंपनी ने यहाँ व्यापार करना शुरू किया। इसी दौरान धीरे धीरे मुगल सत्ता का जब पतन हुआ यानी मुगल सल्तनत कमज़ोर हुई, जिसी दौरान धीरे धीरे जब मुगल सत्ता का कमज़ोर हुई तो धीरे धीरे अपना ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा करने लगी, जिसका फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है अगला पॉइंट। जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब मुगल शासक का सबसे कह सकते हैं जो लास्ट का नेता तो नहीं कह सकते लेकिन लास्ट में जो मतलब कि अंग्रेजों से लड़ा, अंग्रेजों को भगाया, तो वो शासक था औरंगजेब। 1707 में अंग्रेजों के मृत्यु के बाद मुगल सत्ता बिखर गई। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुगल सत्ता बिखर गई, जिसका फ़ायदा कंपनी को मिली। तत्पश्चात यानी उसके बाद 1757 जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद क्या हुआ,
तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, दूसरा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। उसके बाद कंपनी के सेना ने मुगलों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, मुगलों सेना को पराजित कर दिया। इसके बाद तुरंत 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इसी संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवान यानी कि राजस्व कह सकते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन अधिकारी यानी कि राजस्व संग्रहण, रेवेन्यू कलेक्शन प्राप्त हुआ। ठीक है, उसी समय जो टैक्स बोलते हैं, टैक्स के रूप में यहाँ दीवानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकारी प्राप्त हुई। ठीक है, उस समय बंगाल प्रांत के अधीन बिहार एवं उड़ीसा आता था। बंगाल प्रांत के अधीन बिहार एवं उड़ीसा आता था। तो उम्मीद करते होंगे समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा। जब ईस्ट इंडिया अंग्रेजों को दीवानी प्राप्त हुई बंगाल, बिहार, उड़ीसा से, तब आगे क्या हुआ, एक नोट में लिखा गया है कि नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा। 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग होकर एक प्रांत या राज्य बना। तो क्वेश्चन भी पूछता है, विगत कई भी एग्जाम में पूछा गया है। अभी बिहार पुलिस का जो 1938 में हुआ, 1938 में, 21,391 में, जितना भी बिहार का एग्ज़ाम होता है या फिर बीपीएससी लेवल का एग्ज़ाम होता है, जितना भी, उसमें पूछा जाता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, तो 22 मार्च 1912 को अलग हुआ। उसी टाइप से दूसरा नोट में लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा अलग होकर एक प्रांत बना। यानी कि 22 मार्च 1912 से लेकर के 1 अप्रैल 1936 तक 1 अप्रैल 1936 तक बिहार भी उड़ीसा का एक प्रांत था। उड़ीसा भी एक बिहार का प्रांत था। तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा अलग होकर एक प्रांत या राज्य बना। तीसरा पॉइंट क्या है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया, यानी राजस्व टैक्स वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया, तब ब्रिटिश संसद के लिए अनिवार्य हो गया कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपना कानून नियंत्रण यानी विधायी नियंत्रण स्थापित करें। जब इतना हो गया, 1757 का प्लासी युद्ध, 1764 का बक्सर युद्ध, और उसके बाद जब ये दोनों युद्ध हार गए, तो नियंत्रण पूर्ण तरीका से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर हो गया था। भारत पर होने के कारण ही ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कानून, अपना राजस्व बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से तीनों दीवानी प्राप्त हो गया कर वसूलने का। तो फिर संसद, ब्रिटिश का जो संसद था, उसने सोचा कि अब कानून बना दिया जाए। तो उसी तरह से अनिवार्य हो गया कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण करने के लिए स्थापित किया, कानून बनाया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्रिटिश संसद ने अधिनियम, यानी कि जिसको अधिनियम एक्ट बोलते हैं, कानून बोलते हैं, वो पारित करना प्रारंभ किया। और इन्हीं अधिनियम के बदौलत संवैधानिक विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी। और इन्हीं अधिनियमों का विवरण निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है या किया गया है, आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, पार्लियामेंट सुधार हो गया। तो ये सब 1900 भारत शासन अधिनियम हो गया, 1935 का हो गया। तो ये सब आगे आपको बताया जाएगा। तो आज तक यहीं तक रहने देते हैं। अब आगे आपको रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया, मतलब कि जो नियम बना है ब्रिटिश संसद के द्वारा जो बनाया गया था, उसके बारे में आगे जानकारी मिलेगी। तो उम्मीद करते होंगे आप लोग को समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा कमेंट, लाइक, शेयर कर दीजिए यूट्यूब को, चैनल को, ताकि और अच्छे से वीडियो बनावें। तो ठीक है, धन्यवाद।